हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए मैं करा रहा हूं अपनी पॉलिटी की सीट में सिटीजन से पूरी ही पॉलिटी इसी तरीके से मस्त करके कराऊंगा। पॉलिटी में कुछ ब्रेक्स अभी आ गए थे कुछ समस्याओं की वजह से, बट माय डियर फ्रेंड आई विल मेक श्योर अब कोई भी ब्रेक पॉलिटी में नहीं आने दूंगा। पूरी पॉलिटी इसी तरीके से बिल्कुल मक्खन बना के पढ़ाऊंगा। कहीं कोई समस्या होती है कमेंट में जाओ। चलो हम आर्टिकल 6 आज जो है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आर्टिकल 6 क्या है। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ पे जाके आप सिटीजन का पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो आर्टिकल 6 हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसकी बारीकियाँ अच्छी तरीके से जैसा कि हम अभी तक समझते आए थे। तो देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है। ये कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखो आर्टिकल जो 5 है वह बात करता है ऐसे लोगों की जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें हमें किस तरीके से सिटीजनशिप देनी है, वह ऐसे लोगों की बात करता है। लेकिन जो आर्टिकल 6 है वह बात करता है कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, देखो पहले क्या था, पूरा था एक ब्रिटिश इंडिया से डिवाइड कर दिया गया इंडिया में और पाकिस्तान में। तो हमने जो आर्टिकल 5 है उसमें हमने ये देखा कि हम किस तरीके से उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो कि इस इंडिया की टेरिटरी यानी कि इस इंडिया के राज क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन अब हम उन लोगों की बात करेंगे कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम लोग उन्हें किस तरीके से सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो देखो ये क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वह लोग जो दोस्तों माइग्रेट कर गए इंडिया से पाकिस्तान में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। A person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen at the commencement of the Constitution if। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई पर्सन इंडिया से कर गया है पाकिस्तान माइग्रेट और उसे फिर से इंडिया का क्या बनना है, सिटीजन बनना है, तो वह किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे इफ़ ही और आइदर ऑफ इज पेरेंट और एनी ऑफ इज ग्रांड पेरेंट बॉथ बोर्न इन इंडिया। अगर कोई पर्सन भैया रहता था, कल को भारत में चला गया, कल को पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से फिर से उसकी इच्छा जागृति उठी है उसके मन में कि यार इस डेट से पहले मेरे को भारत का नागरिक बनना है, तो वह किस तरीके से नागरिक बन सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग कर रहे हैं बात। तो देखो अगर उसके माता या उसके पिता या उसके कोई भी ग्रांड पेरेंट, दादा या दादी अगर भारत में पैदा हुए हों, उस कंडीशन में उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा है, अच्छा तो क्या है कि मैंने आपको बताया उसके पिताजी या उसके माताजी या उसका बाबा या उसके दादा अगर भारत में रह रहे हो तो उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डेट ऑफ जुलाई 1948। अब एक ऐसा पर्सन है ना जो पाकिस्तान को माइग्रेट कर गया, अब उसके पिताजी, उसके माताजी, उसका दादा, उसकी दादी के भाई पास इंडियन की सिटीजनशिप तो है नहीं, लेकिन वो चाहते हैं सिटीजनशिप लेना बिफोर 26 जनवरी 1950, ठीक है। और वह भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले। 26 जनवरी 1950 से पहले एक बंदे को सिटीजनशिप चाहिए जो कि भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, ठीक है। अब वह क्या करता है, वापस लौट के आ जाता है इंडिया में, किस तारीख को, तो वह तारीख है 19 जुलाई 1948। तो दोस्तों उसे स्वतः ही भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि दोस्तों पहले रहता था इंडिया में लेकिन किसी वजह से वह पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है, अब उसकी इच्छा है कि मेरे को फिर से इंडिया में आना है, तो ऐसे पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप तभी दी जाएगी जब वह कम से कम 2 कंडीशन को फुलफिल करे। पहली कंडीशन उसके माता, उसके पिता, उसके बाबा, उसके दादा भारत के हों। अब ये तो एक ऐसी कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है, जो फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 3 कंडीशन और दी हुई हैं, तो इनमें से अगर कोई सी एक कंडीशन भी फुलफिल कर लेता है तो वह दोस्तों इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसके माता या पिता जो हैं वह कहाँ के हों, भारत की ज़मीन के हों, बाबा दादा भारत की ज़मीन के हों, अगर वह दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आ जाता है तो उसको जो है हम लोग इंडियन सिटीजन मानेंगे। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 वाले दिन आता है या उसके बाद आता है तो उसको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा एक सिटीजन की तरह। अब रजिस्टर किससे कराएगा, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से कराएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वह 19 जुलाई 1948 वाले दिन आता है या फिर उसके दिन बाद आता है,
ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कितनी है, 26 जनवरी 1950 तक की। तो इतने बीच में अगर कोई पर्सन आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को गवर्नमेंट अथॉरिटी से अपने आप को जो है वह दोस्तों कराना पड़ेगा अपने आप के लिए रजिस्टर। गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी जो कि गवर्नमेंट जो है वह बना देगी, तो उसके रजिस्टर में अपने आप को उन्हें कराना पड़ेगा रजिस्टर, और भैया उन्हें कहना पड़ेगा कि भैया हम हो गए तुम्हारे सिटीजन। ठीक है, तो आर्टिकल, होप आपको आर्टिकल 6 समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 6 सिंपल क्या बात करता है, ऐसे पर्सन जो कि इंडिया से जा चुके हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर इच्छा उनकी आने की इंडिया में, वह चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले हमें भारत के सिटीजन बन जाएं। तो इसके लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा, उन्हें यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा भाई, ये होगी कि वो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत के अंदर आ जाए। अगर वो इसके बाद आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको आर्टिकल क्लियर होगा। अगले आर्टिकल चलते हैं जो कि आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 मार्च 1947। एक ऐसा व्यक्ति जो कि माइग्रेट कर गया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो कि दोस्तों पाकिस्तान चला गया है भारत से, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। अब एक ऐसा पर्सन है ना जो इंडिया में रहता था, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी आपसे क्या बात हुई कि एक ऐसा सिटीजन है ना जो कि रहता था इंडिया में, लेकिन मैं किसी कारण चला गया सिटी, अगर मैं किसी कारण चला गया आपका पाकिस्तान में, ठीक है, और किस डेट का चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, और वह वापस लौट आता है इंडिया में फॉर रीसेटलमेंट, फिर से सोचता है चलो भारत में रहते हैं, कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। वह दोस्तों भारत का सिटीजन तब माना जाएगा, फॉर दिस ही हैड टू रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ सिंपल क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वह चला जाता है इंडिया से, कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान रहने के लिए, कि उसके मन में फिर से ख्याल आता है कि चलो यार रीसेटलमेंट के लिए फिर से चलते हैं भैया, कहाँ, भारत में चलते हैं रीसेटलमेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे ना जो रीसेटलमेंट है, अगर वह रीसेटलमेंट है ना वो तब भारत के अंदर कर सकता है कि जब वह फिर से इंडिया का सिटीजन बन सकता है, जब भैया वह अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करे, और एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले वह 6 महीने भारत में रह लिया हो। एप्लीकेशन को क्यों सबमिट करेगा, क्योंकि उसको रजिस्टर करना है खुद के लिए इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त करने के लिए। तो आर्टिकल 7 आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आपकी एक बात समझ में आ रही है कि सर आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 7 कुछ सेम नहीं है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 तो आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, यहाँ मुझे पता है, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना आर्टिकल जो 6 है ना उसे ओवरराइड कर जाता है आर्टिकल 7। अगर कहीं पर भी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आर्टिकल 7 कर जाता है यहाँ पे ओवरराइड। ठीक है, तो आर्टिकल 7 में क्या है, अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद चला जाता है भैया भारत से पाकिस्तान, और उसकी फिर से इच्छा होती है भैया भारत में आने की, तो उसे करना क्या पड़ेगा, पहले तो भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा, और फिर जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होगी उससे खुद को इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको आर्टिकल 7 भी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 8 दोस्तों कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आज मान लीजिए विदेश में रह रहा है, लेकिन जो उसके बाबा या दादा हैं वह दोस्तों अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। देखो, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हिज पूरे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस वेदर बिफोर एज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट कवर द ओवरसीज इंडियन सिटीजन हु मे वांट टू अक्वायर इंडियन सिटीजन। तो कोई यहाँ कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ सिंपल एक बात कही जा रही है कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके बाबा दादी या फिर माता पिता जो है वह भारत के सिटीजन हैं और वह खुद जो है वह विदेश में रह रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है। अगर उसको 26 जनवरी 1950 से पहले खुद को भारत का नागरिक बनाना है तो दोस्तों वह क्या करे कि उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर वो रह रहा है उसमें काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन्हें दोस्तों जो है यानी कि जो हमारे इंडिया के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव और जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे उसके लिए खुद को इंडिया का सिटीजन जो है वह दोस्तों रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आर्टिकल 8 कुछ नहीं है, अगर किसी के बाबा दादी माता या पिता इंडिया सिटीजन के हैं और वह जो पर्सन है वह रह रहा है इंडिया के बाहर, और अगर उसको 26 जनवरी 1950 से पहले खुद को सिटीजन बनाना है भारत का, तो वह क्या करेगा, सिंपल जो हमारे इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे खुद को रजिस्टर करा लेगा इंडियन सिटीजन के रूप में। ठीक है, तो चलो आपको यह भी समझ में आना चाहिए। देखो बाकी कुछ छोटे छोटे आर्टिकल बचे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग आर्टिकल थे, वह मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों अब आपको यहाँ पे ना
कोई समस्या नहीं आ रही होगी, कोई समस्या है तुरंत कमेंट में लिख दो। आर्टिकल 9 क्या कहता है, देखो, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यू टू सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अब देखो, कोई भी एक ऐसा पर्सन है ना जिसने अपनी खुद की इच्छा से विदेश की क्या करी हो, सिटीजनशिप अर्जित कर ली हो, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इच्छा से क्या करी हो, विदेश की जो सिटीजनशिप है, विदेश की जो नागरिकता है वह उसने अर्जित कर ली हो, तो ऐसा जो पर्सन है उसे आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के अनुसार जो है वह सिटीजन नहीं बनाया जा सकता। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी इच्छा से अर्जित कर रखी हो सिटीजनशिप, उसे हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8 से जो है वह सिटीजन नहीं बनाएंगे। अब है अगला हमारे पास है आर्टिकल 10। ये कहता है कि जितने भी पार्लियामेंट जितने भी लॉ इनेक्ट करेगी जो कि सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में होंगे, ओके, वह सब के सब लागू किए जाएंगे इंडियन सिटीजन्स पे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाए, लेकिन जो भी कानून बनाएगी इंडियन पार्लियामेंट सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में, यानी कि सिटीजनशिप के संबंध में जो भी पार्लियामेंट लॉ पारित करेगी, वो जो लॉ होगा वह सभी के ऊपर लागू होगा जितने भी सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 11 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होगी कि वह किसी की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकती है और किसी को सिटीजनशिप दे भी सकती है और किसी की सिटीजनशिप ले भी सकती है, और सिटीजनशिप के रिलेशन में कोई भी कानून जो है वह बना भी सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, बना भी सकती है। अब चलते हैं हम लोग, देखो जितने भी आर्टिकल मैंने अभी आपको पढ़ाए ये थोड़े से थे दोस्तों कंफ्यूजिंग, तो यहाँ पे मैंने सबको कर दिया है सम अप, जिससे जो है कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो आप उसे सम अप में दोस्तों आराम से दूर कर पाएँ। देखो आर्टिकल 5 क्या था, ये था डोमिसाइल इन इंडिया के बारे में, यानी कि यह ऐसे लोगों के लिए भारत की नागरिकता प्रदान कर रहा था जो कि भारत की टेरिटरी में ही रह रहे हों। ठीक है, आर्टिकल 6 जो था वह ऐसे लोगों के लिए नागरिकता प्रदान कर रहा था जो माइग्रेट करके आए हुए हैं पाकिस्तान से। कहाँ से माइग्रेट करके आए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए हैं। आर्टिकल 7 जो है वह ऐसे लोगों की बात कर रहा था जो पहले तो इंडिया के थे, लेकिन पता नहीं फिर उनमें क्या सनक आई, वो पाकिस्तान चले गए, फिर पता नहीं क्या उनके मन में आया, फिर इंडिया चले आए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से सिटीजनशिप देनी है इसके बारे में बात करता है आपसे आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 जो है वह आपसे बात करता है दोस्तों ओरिजिन, ऐसे लोगों का कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके माता पिता बाबा दादी, तो उन्हें हम किस तरीके से सिटीजनशिप देंगे उनके बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। आर्टिकल 9 बात करता है कि हमारे यहाँ कोई भी डुअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी, जैसे कि अमेरिका में होती है। हमारे भारत में किस तरीके की सिटीजनशिप होगी, इंडियन सिटीजनशिप जो होगी, भारत की जो नागरिकता दी जाएगी वह सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही होगी। यहाँ पे अमेरिका की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भैया आप लो और स्टेट की भी सिटीजनशिप ले लो। ऐसे अमेरिका में क्या होता है, एक सिटीजनशिप तो केंद्र की होती है, दूसरी सिटीजनशिप राज्य की भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी फंडा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे बस एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी केंद्र की। अब ऐसा किस लिए किया गया है, तो ऐसा करने के पीछे जो रैशनल है, जो तर्क है, वो ये है जिससे जो भारत के लोग हो उनमें स्टेट जो है, स्टेट वाली फीलिंग ना डेवलप हो, उनमें नेशन वाली फीलिंग डेवलप हो। यानी कि वह हमेशा खुद को ऐसा माने कि भारत राष्ट्र के हैं, वह खुद को कभी ऐसा ना मानने लग जाए कि वह उत्तर प्रदेश के हैं। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे राष्ट्र की फीलिंग आए, उनके अंदर स्टेट की फीलिंग नहीं आए, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग कौन है, हम लोग हैं यूनियन ऑफ इंडिया। हम लोग दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया हैं, हम लोग संघ जो हैं वह हैं राज्यों का। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे फोर फादर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि यहाँ पे लोगों में इंडियन की फीलिंग होनी चाहिए, यूरोपियन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बात की गई है नो सिंगल सिटीजनशिप की। अब है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। देखो भारत का जो पार्लियामेंट होगा वह क्या करेगा, सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में लॉ बनाएगा, लेकिन उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी सिटीजनशिप चली जाए, लेकिन जो लॉ बनाए जाएंगे वह आपके सिटीजनशिप के ऊपर भी इम्पोज होंगे। आर्टिकल 11 क्या है, आर्टिकल 11 है कि भैया जो भी लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है सिटीजनशिप को लेके। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट को लेके सिटीजनशिप को लेके जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। ठीक है, क्या है, एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। चलो अब हम चलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैंने आपको बताया
जो संविधान है उसमें किस तरीके से किसी को सिटीजनशिप देनी है यह बात की गई है, बस इस तारीख की। इस तारीख के ऊपर आगे की कोई बात नहीं की गई है। यह दोस्तों पूर्ण रूप से जो हमारी, सॉरी दोस्तों एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उससे उसके विवेक के ऊपर छोड़ दी गई है। यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वह खुद से डिसाइड करे कि उसको सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में किस तरीके से लॉज बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरीके से किसी की सिटीजनशिप दी जा सकती है और किस तरीके से किसी सिटीजनशिप ली जा सकती है, यह डिसाइड किया जाएगा इटसेल्फ बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय द एनेक्टिंग लॉज। अब हमारे पास एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखो किस तरीके से जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है या फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसने दोस्तों 5 रास्ते सुझाए हैं, जिन 5 रास्तों से आपको भारत की जो है वह सिटीजनशिप मिल सकती है। पहला है जन्म से, यानी कि बाय बर्थ। बाय बर्थ जो है वह आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा है यहाँ पे वंश के आधार पे, यानी कि बाय डिसेंट। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, हिंदी में कहें तो पंजीकरण के द्वारा। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। चौथा क्या हमारे पास, बाय नेचुरलाइजेशन, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक रूप से। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, हिंदी में कहूँ तो क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वह 5 रास्तों को बताता है। ये पहला रास्ता, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। इन 5 रास्तों को वह बताता है कि इन 5 रास्तों पर चल के कोई भी जो पर्सन है वह इंडियन सिटीजनशिप को पाने का जो है वह हकदार बन सकता है। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसने 5 रास्ते हमारे को सुझाए हैं। किसके संबंध में, इसके संबंध में कि किस तरीके से कोई पर्सन भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। चलते हैं हम लोग अगली पीपीटी पे। ये है बाय बर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि बर्थ के आधार पे कोई पर्सन किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप जो है अर्जित कर सकता है। देखो, अगर कोई भी पर्सन, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट। देखो, कोई भी एक पर्सन है जो कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा होता है। एक ऐसा पर्सन 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा होता है, ऐसे पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मैटर ये नहीं होगा कि भैया आपको उसके जो माता पिता हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया कंट्री का पर्सन आता है और वह जो है उसका जो बच्चा है वह पैदा हो जाता है भारत के अंदर, तो जो उनके माता या पिता हैं उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जो उसका बच्चा जो कि भारत में पैदा हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। तो बाय बर्थ जो है इस तरीके से 1987 तक जो थी वह सिटीजनशिप दी गई। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक इस तरीके से सिटीजनशिप दी गई कि अगर कोई बच्चा भारत के अंदर पैदा होता है तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इस बात से कतई हमें कोई मतलब नहीं होगा कि उसके माता पिता किस देश के हैं। ठीक है, लेकिन जब अमेंडमेंट किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो जो है वह एक अलग बात निकल के आई और वो थी कि आप पर्सन, यानी कि अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जब उसमें करा गया अमेंडमेंट तो जो बात निकल कर आई वह ये निकल कर आई कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद हम लोग ऐसे पर्सन को ही इंडिया का सिटीजनशिप देंगे जो कि भारत में पैदा हुआ हो। दूसरा क्या है कि उसके माता या पिता में कोई एक जो है वह इंडिया का सिटीजन हो। यानी कि पहले सिटीजनशिप कैसे दी जा रही थी कि भैया तू बस भारत में पैदा हो जा, तेरा जो माता या पिता है ना उससे हमें कोई मतलब ही नहीं वो कहाँ का है, बस तेरे को क्या करना है, भारत के अंदर पैदा हो जाना है। अब कहाँ का है इस बात से जो है ना वो कोई मतलब है ही नहीं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ के हैं। लेकिन क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया 1987 के अंदर। फिर क्या किया गया, बाय बर्थ एक नई कंडीशन बनाई गई और वो कंडीशन यह थी कि यहाँ पे ज़रूरी कर दिया गया कि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय पर माता या पिता में
एक पर्सन का भारतीय होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों सन 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया। इसमें क्या किया देखो, दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 are considered both of their parent are citizen of India and other is not an illegal migrant at the time of their birth। देखो जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 2003 में, तो यहाँ पर एक नई कंडीशन बनाई गई बाई बर्थ सिटीजनशिप देने की। और यह नई कंडीशन दोस्तों यह थी कि हम लोग ऐसे पर्सन को सिटीजनशिप देंगे जिसके, अगर कोई पर्सन भारत में पैदा होता है तो हम उसे तभी देंगे सिटीजनशिप जब उसके माता जो हैं या पिता उनमें से एक इंडियन सिटीजन हो, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वह इलीगल माइग्रेंट ना हो। यानी कि चलो ठीक है, आपकी माता पिता में एक भारतीय है, हम जो बच्चा पैदा हुआ उसे इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि पता लगे माता या पिता में एक पर्सन जो है वह इलीगल माइग्रेंट हो, यानी कि वो गलत तरीके से भारत के अंदर घुस के आया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर निकलता है कि वह गलत तरीके से भारत की टेरिटरी में घुसे आया है, तो ऐसे बच्चे जो पैदा होगा उसको इंडियन सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, अच्छा एक बात और यहाँ याद रखना, बहुत सारे आपको पता है कि हमारे भारत में फॉरेन डिप्लोमेट काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है फॉरेन डिप्लोमेट हमारे भारत में आते हैं, काम करते हैं, परमानेंटली टेम्परेरी रहते भी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे दूतावास बने हुए हैं जिनके अंदर वो डे नाइट काम करते हैं। ओके, तो ये लोग करते क्या है कि भैया अब ये लोग अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, सीधी बात है इनके ही बच्चा पैदा होगा। अब जब बच्चा होगा ना तो हम लोग उसे सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे नई बात निकल के ये आई कि अगर कोई भी हमारा ऐसा पर्सन है जो कि डिप्लोमेट है और भारत के अंदर रह रहा है, तो हम उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी सिटीजनशिप नहीं देंगे। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि एनिमी एलियन है और उसका बच्चा पैदा होता है, तो हम उसके लिए भी भारत में नागरिकता बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो चलो बाय बर्थ आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं बाय डिसेंट के लिए, यानी कि अगर मैं आपसे हिंदी में कहूँ तो हिंदी में हम लोग इसे कहेंगे वंश के आधार पर किस तरीके से किसी व्यक्ति को हम लोग संवैधानिक तरीके से नागरिकता दे सकते हैं। तो वो है, सबसे पहला समझते हैं, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 पार्ट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। देखो सिंपल क्या कहा जा रहा है, एक बार मैं आपके हिंदी में पढ़ देता हूँ। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तुरंत 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है, तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक। ठीक है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता जो है भारत का नागरिक है। तो यहाँ पे देखो पूरा चीज़ क्या है कि अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म होता है भारत के अंदर, ठीक है, कहाँ होता है? भारत के अंदर, और जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992। इन दो डेट के बीच में पैदा होता है भारत के अंदर अगर कोई बच्चा, और उसका जो पिता है वह कैसा है? भारतीय है। कैसा है? भारतीय है। तो उसके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भैया हुआ हो 26 जनवरी 1950 या फिर इसके तुरंत बाद, यहाँ याद रखना 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके तुरंत बाद, और 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ हो, तो उसे वंश के आधार पे जो है ना भारत का नागरिक बना देते हैं। क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि पिता भारत का नागरिक है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दे देते हैं। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना एक बार। यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि कोई 10 दिसंबर, यदि कोई बच्चा जो है, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ है, तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भैया एक भारत का नागरिक हो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एक व्यक्ति है, मान लो पैदा हो गया यूएसए के अंदर, किस डेट के बीच में पैदा हुआ? वह पैदा हुआ 10 दिसंबर 1992, और आपके 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई पैदा होता है बच्चा जो कि है यूएसए या किसी और कंट्री में रह रहा है, अगर उसका माता या पिता जो है वह भैया भारत के नागरिक हैं,
तो क्या होगा, उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। फ्रॉम द December 2004 ऑनवर्ड्स a person born outside India still not be a citizen of India by descent unless his work is started as an Indian consultant within 1 year of the date। अब देखो यहाँ ये कहा जा रहा है, लेकिन 2004 में ऐसी व्यवस्था बना दी गई अमेंडमेंट के द्वारा कि अब जो है कि अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है तो उसके वंश के आधार पे हम उस बंदे के लिए सिटीजनशिप नहीं देंगे जब तक वो जो है वह क्या करेगा, इंडियन कंसल्टेंट जो हैं, यानी कि आपसे बात करी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उससे परमिशन लेकर सिटीजनशिप को नहीं ले लेता। यानी कि यहाँ पे आपने देखा 26 जनवरी 1950 और 10 सितंबर 1992 के बीच में क्या है कि अगर कोई पर्सन भारत के बाहर पैदा होता है, ठीक है, कोई पर्सन क्या होता है, भारत के बाहर पैदा होता है और उसके अगर पिताजी जो हैं वह भारत के नागरिक हैं तो उसको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे 10 दिसंबर 1992 के बाद ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि अगर कोई पर्सन है वह बाहर रहता है तो उसके माता पिता अगर कोई दोनों में से एक भी भारतीय है तब भी उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन सन 2004 में ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि अगर कोई पर्सन है, उसके चाहे माता रहते हो चाहे पिता रहते हो, कोई रहता हो भारत के अंदर, किसी को सिटीजन मिली भारत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके वह भारत का सिटीजन नहीं बनता, तब तक उसे वंश के रूप से जो सिटीजनशिप है वो नहीं दे दी जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, आज मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। जो अगला लेक्चर होगा वह इससे भी धमाकेदार और इससे भी बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यार आपका जो लाइक और शेयर होगा ना, यही हमारे को दोस्तों मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो उससे हम डिमोटिवेट होंगे और फर्दर जो हमें काम करना ना उसके प्रति दोस्तों हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ना फिर हम इतनी एनर्जी से वो काम कर पाएंगे। हो सकता है वो काम भी हम आगे ना करें, बंद कर दें। तो अगर आपको दोस्तों ये काम कंटिन्यू रखना है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 शेयर एंड दोस्तों लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू don't understand any of the part of this video, then please comment me in the comment section. Okay, bye.